दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ने एपी कल्चर को डिस्कस किए हुए थे और हमने देखा था कि एपी कल्चर में बी की कीपिंग की जाती है, यानी मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और मधुमक्खी के पालन में इंडिया में आप देखोगे तो काफ़ी पोटेंशियल है, फिर भी इंडिया उतना यूटिलाइज नहीं कर पाया है। बी कीपिंग में चाइना फर्स्ट है और सेकंड पे टर्की आता है। इंडिया के काफ़ी पीछे स्थान आता है, लेकिन इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है। हालांकि बी कीपिंग जो आप बोल सकते हो प्रैक्टिस है, वो रिलेटिव ईजियर होती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, बट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग बी कीपिंग में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब दोस्तों यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग एक लाइव स्टॉक जो फार्मिंग होती है उसका ही पार्ट है। एक्चुअली पोल्ट्री फार्मिंग में आप देख रहे होंगे लाइव स्टॉक हम लोग जब रिसोर्स पढ़े हुए थे तो सबसे मेजर जो कंपोनेंट लाइव स्टॉक रिसोर्स का होता है वो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग से होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग होती क्या है और टाइप्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, यानी कि यहाँ पे पर्पज़ के हिसाब से देखेंगे कितने टाइप की पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं। फिर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देखेंगे, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कैसे इनकी फार्मिंग की जाती है। फिर एडवांटेज देखेंगे ओवर द अदर लाइव स्टॉक जो रियरिंग होती है, और फिर कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग को यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग होती क्या है। तो देखो यहाँ पे यदि डिफिनेशन कहीं पे आपसे पूछ दे या इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़े तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है रियरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं, पक्षी होती हैं जिसकी रियरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग की जाती है, उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अब डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, यहाँ पे चिकन हो गया, डक्स हो गए, स्वैन हो गए, पिजन हो गए, इसके अलावा और भी होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजर जो होंगे चिकन, डक्स, स्वैन, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होती है। इनकी रियरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग कर रहे हैं तो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग में आती है। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग की दो मेन पर्पज़ होते हैं। जैसे कि हम लोग कैटल फार्मिंग करते हैं, ठीक है, कैटल रियरिंग करते हैं, उसका क्या दो मेन पर्पज होता है। दो मेन पर्पज होता है कैटल रियरिंग का, कि एक तो मिल्क उससे ले सके, और दूसरी वहाँ पे कि जो ड्रॉट लेबर होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में काम करने के लिए एक जो लेबर प्रोवाइड होता है कैटल से, उसका दो मेन पर्पज होता है। मीट, यहाँ पे मीट के लिए कैटल फार्मिंग जनरली इंडिया में नहीं की जाती है, तो दो मेन पर्पज होता था। वैसे दोस्तों यहाँ पे पोल्ट्री जो फार्मिंग है, जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, उनके भी यहाँ पे दो पर्पज है। एक तो है यहाँ पे कि एग जनरेट करना, अंडा जनरेट करना, और दूसरा यहाँ पे मीट करना, मीट का उत्पादन करना। ठीक है, दो मेन पर्पज है पोल्ट्री फार्मिंग का। और यहाँ पे दोनों की अलग अलग आप बोल सकते हो केयरिंग अलग अलग होती है। एग के लिए अलग होती है और यहाँ पे मीट के लिए अलग होती है। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही एग और मीट दोनों ही रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन होते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं। हमने देखा फिश से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं। और यहाँ पे जो एग होते हैं, एग को कंप्लीट फूड भी माना जाता है, क्योंकि जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क को कंप्लीट फूड मानते हैं, वेजिटेरियन लोग मिल्क लेते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन एग भी लेते हैं क्योंकि उसको कंप्लीट फूड माना जाता है। तो यहाँ पे एग एक कंप्लीट फूड है, उसके जनरेशन के लिए पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। और मीट भी एक कंप्लीट फूड तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन एनिमल रिच उसमें प्रोटीन मिलते हैं, इसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। दोस्तों एक और यहाँ पे बात है कि पोल्ट्री जो बर्ड्स होते हैं उसको यहाँ पे फॉल बोलते हैं। ठीक है, फॉल कोई भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे आप बोलोगे फीमेल फॉल है और यहाँ पे मेल फॉल है, या बोल सकते हो आप यहाँ पे चिकन फॉल है, डक फॉल है। तो एक कॉमन जो वर्ड्स है आपको न्यूज़पेपर में या कहीं पे आप पढ़ोगे तो मिलेंगे फॉल। फॉल का मतलब यहाँ पे पोल्ट्री बर्ड्स, जिसको या डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जिसके लिए हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। तो एक फॉल ये वर्ड आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना।
फिर दोस्तों अगला हम लोग चलते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। देखो टाइप्स ऑफ यहाँ पे हम लोग प्रजातियाँ नहीं, स्पेसीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पर्पज के हिसाब से पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है दो टाइप्स की यहाँ पे होती है। किसके लिए एक बोलते हैं ब्रोलर और दूसरा बोलते हैं लेयर्स। लेयर्स को एक लेयर भी बोलते हैं, आप यदि सुने होंगे एक लेयर्स। ब्रोलर्स का मतलब है ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स जिसको मीट के लिए यहाँ पे फार्मिंग की जाती है या रियरिंग की जाती है मीट पर्पज़ के लिए, उसको बोलते हैं ब्रोलर। ब्रोलर में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। मान लो कुछ फीमेल ऐसे हैं जो एक के लिए अच्छी नहीं है तो उसको मीट के लिए भी उत्पादन करते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ब्रोलर। लेकिन एक लेयर जो होते हैं ये फीमेल बर्ड्स होते हैं, फीमेल डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं एग लेयर्स। ठीक है, तो दो टाइप की यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, ब्रोलर जो मीट के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है और लेयर्स या एग लेयर्स एग के लिए की जाती है। दोस्तों इंडिया में आप देखोगे डिफरेंट टाइप की जो प्रजातियां हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी क्वालिटी या प्रोडक्शन के लिए क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कैसे करते हैं, फॉरेन की जो स्पीसीज होती है पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं और इंडियन की पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, दोनों में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और दोनों की डिजायर कैरेक्टरिस्टिक अच्छी क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। तो डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। इंडियन चिक आप देखोगे जनरली बहुत सारे चिक है, लेकिन असील एक चिक है असील, और फॉरेन जो चिक होते हैं उसको लेगहॉर्न एक फेमस चिक है। दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करके यहाँ पे डिजायर्ड जो हमारे रिजल्ट चाहिए वो हम प्राप्त करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग से। अब देखो डिजायर्ड रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो ब्रोलर मतलब मीट के प्रोडक्शन के लिए तो ब्रोलर हमारी हैवी होनी चाहिए, तो हैवी हो ब्रोलर उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। और यदि एग लेयर्स हैं, लेयर्स बर्ड्स हैं, तो हायर नंबर ऑफ एग। जनरली इंडियन जो चिक्स होते हैं वो एक हफ्ते में 1 से 2 एग को ले करते हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग से या यहाँ पे इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है जिसमें हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है, उसके थ्रू हफ्ते में 4 से 5 जो एग होते हैं उसकी लेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है। तो हमारी डिजायर जो रिजल्ट होती है हैवी ब्रोलर होनी चाहिए और जो एग लेइंग है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए लेयर के लिए। तो दो यहाँ पे डिजायर रिजल्ट है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रोलर होनी चाहिए वो हमारे ड्वार्फ होनी चाहिए, बौने होनी चाहिए, बहुत बड़ी हाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्शन वही ईजी होता है ड्रॉप ब्रोलर के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी पोल्ट्री जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को एडाप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। यानी हाई टेम्परेचर में यहाँ पे बहुत सारे डिसीजेज फैलते हैं और साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और पोल्ट्री बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे डिजायर रिजल्ट आने के लिए समर जो एडाप्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाती है पोल्ट्री बर्ड्स के लिए, जिससे कि हाई टेम्परेचर पे भी वो सस्टेन कर पाए। तो भी एक डिजायर एक हमारी है। और लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज़रूरत हो, ज़्यादा उसको मान लो इंजेक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा कुछ यहाँ पे डिजायर रिजल्ट होता है। और हम कैसे प्राप्त करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करके फॉरेन स्पीसीज़ की जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं और इंडियन की प्रजातियाँ होती हैं, दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग करके ये सारे डिजायर रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं। अब आती दोस्तों पोल्ट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी कि कैसे मैनेज करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करते हैं, रीयरिंग कैसे करते हैं, उसके मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सारी कुछ यहाँ पे पोल्ट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस में आएगा। तो जैसा दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखे थे कि पोल्ट्री की जो बर्ड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होती है ब्रोलर और दूसरी होती है लेयर। तो पोल्ट्री मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस होती है दोनों के लिए अलग अलग होती है। ब्रोलर्स के लिए अलग केयरिंग करते हैं, लेयर्स के लिए अलग केयरिंग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि दोनों की केयरिंग के लिए जनरली 2 स्टेजेज होते हैं। तो हो सकता है जो छोटे ब्रोलर हैं या छोटे लेयर्स हैं उसकी केयरिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा थोड़ा जैसी एज बढ़ता है उसकी केयरिंग करने की कम ज़रूरत पड़ती है। तो आप बोल सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे जो पोल्ट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो 2 स्टेजेज में होते हैं। एक होती है ब्रूडिंग स्टेज, दूसरी होती है लेइंग स्टेज। तो दोनों स्टेज में अलग अलग केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देख लेते हैं ब्रूडिंग स्टेज होती क्या है। तो आप बोल सकते हो जैसा ब्रूडिंग स्टेज स्टार्ट होता है हैचिंग के बाद, यानी कि एग से जब चूजे निकलते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही छोटे होते हैं
और बहुत ही छोटे होते हैं तो क्या होंगे, जैसे बच्चे बेबी होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, टाइमलिंग इसको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। इसके अलावा हम देखोगे कि जो छोटे चूजे होते हैं रिसेंटली जो हैचिंग किए होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो हायर टेम्परेचर एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसकी टेम्परेचर भी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी ना हो, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी ना हो, तो मीडियम टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है ब्रूडिंग स्टेज में। तो यहाँ पे देखो हाई केयर, प्रॉपर फीडिंग जरूरत पड़ती है, स्टेबलाइज टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है न्यूली हैच्ड चिक की। और कब तक करनी पड़ती है, 6 से 8 वीक्स, मतलब अप टू 8 वीक्स तक यहाँ पे ब्रूडिंग स्टेज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी स्टेज जो होती है दोस्तों 8 वीक्स से ऊपर की होती है, अप टू आप बोल सकते हो 22-23 या 30 वीक्स तक भी होती है। इसको बोलते हैं लेइंग स्टेज। तो लेइंग स्टेज आप बोल सकते हो उनके लिए जो लेयर जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए। तो मैच्योर जो फीमेल होती है वो एक कब स्टार्ट करते हैं, 22 वीक के बाद, यानी कि 8 वीक से बाद आप बोल सकते हो लेइंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है। उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी ज़्यादा ब्रूडिंग स्टेज में पड़ती है, लेकिन यहाँ पे फीडिंग जो है अलग अलग सेपरेट हो जाता है। लेइंग के लिए लेइंग जो बर्ड्स होते हैं उसका फीडिंग अलग होता है, और जो ब्रॉयलर्स होते हैं उसका फीडिंग अलग होता है इस स्टेज में। तो 2 स्टेज में पोल्ट्री मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आप मैनेजमेंट देखोगे तो ओवरऑल मैनेजमेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन के लिए, चाहे लेइंग हो चाहे ब्रोलर हो, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। देखो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस में क्या होंगे कि सबसे पहले तो टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रॉयलर्स या जो लेइंग बर्ड्स होते हैं, पोल्ट्री जो बर्ड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एडाप्ट नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर को। इनको टेम्परेचर शॉक लग सकता है। तो इसको क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी कदम उठाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हाइजेनिक कंडीशन जो हाउसिंग होती है, जो फॉर्म्स होते हैं, उसमें हाइजेनिक कंडीशन यानी कि साफ़ सुथरा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि साफ़ सुथरा नहीं रहोगे तो डिसीज लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके दोस्तों प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, सैनिटाइजन स्प्रेइंग की ज़रूरत पड़ती है, डिसइंफेक्शन के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे फीडिंग की बात करते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मान लो ब्रोलर्स हैं तो ब्रोलर्स के लिए क्या फीडिंग की जरूरत, ब्रोलर्स हमें क्या चाहिए, मीट चाहिए। मीट के लिए क्या चाहिए, हैवी वेट चाहिए ब्रोलर्स की। तो हैवी वेट के लिए क्या फूड देनी चाहिए, हैवी वेट के लिए हमें फैट प्रोवाइड करनी चाहिए और यहाँ पे प्रोटीन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ब्रोलर्स जो बर्ड्स हैं उसके लिए क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोटीन और एडिक्वेट फैट प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो एग लेयर्स हैं, जो एग देते हैं, उसके लिए विटामिन ए और विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। यदि ये सारे विटामिन रहेंगे तो एग ज़्यादा लेइंग करेंगी। तो अलग अलग फूड्स यहाँ पे ज़रूरत पड़ते हैं लेयर्स के लिए और ब्रोलर्स के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों जो पोल्ट्री मैनेजमेंट में ये भी आता है कि न्यूट्रिशन की डिफिसिट ना हो, क्योंकि न्यूट्रिशन की डिफिसिट होते हैं यदि बैलेंस डाइट, जैसे ह्यूमन में बैलेंस डाइट नहीं मिलता है वैसे ही न्यूट्रिशन की कमी होती है उनमें पोल्ट्री बर्ड्स में। तो क्या होते हैं, बहुत सारे जो डिसीजेज हैं वो लग जाते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, पैरासाइट हो गए, और ये होती है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें वो भी बोल सकते हो कि उनमें क्या बोलते हो, डिसीज़ के रेसिस्टेंस करने की क्षमता उत्पन्न उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होंगी। तो दोस्तों ये तो आप डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हो कि न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करनी पड़ती है। यदि न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हुए, हाइजीनिक कंडीशन नहीं होते हैं, तो बहुत सारे डिसीज लग जाते हैं और पोल्ट्री में यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो आप डिसएडवांटेज में भी या चैलेंजेस में भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। दोस्तों अब चलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की एडवांटेज की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि पोल्ट्री जो फार्मिंग है उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, 2 स्टेज में मैनेजमेंट करते हैं, और दोनों ही ब्रोलर के लिए और एक लेयर के लिए अलग अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम अपनाते हैं। दोस्तों एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है, काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्मिंग की कर सकते हैं। जनरली एक बड़े हॉल की ज़रूरत पड़ती है, 1000 से ज़्यादा जो चिक्स होते हैं उसकी फार्मिंग के लिए, तो काफ़ी कम यहाँ पे स्पेस ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है, या फिश की प्रोडक्शन में थोड़ा सा एरिया की ज़रूरत पड़ती है, अदर जो बी कीपिंग है उसकी भी आप बोल सकते हो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्मिंग है काफ़ी
एडवांटेज है इसके अदर लाइव स्टॉक जो रीडिंग है उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत ही लिटिल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगती है। यदि आप एग्रीकल्चर के साथ पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से काफ़ी कुछ यहाँ पे जो फीडिंग है इन लोग को वो मिल जाती है और बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स होता है, क्योंकि मैच्योरिटी होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने देखा कि ब्रूडिंग स्टेज 8 वीक का होता है और 8 से 22 वीक्स तक यहाँ पे एग लेइंग करने लगते हैं और जो ब्रोलर्स होते हैं वो भी यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि 20 वीक्स तक ब्रोलर्स भी रेडी हो जाते हैं और यहाँ पे लेयर्स भी रेडी हो जाते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हाई रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो फार्मर की इनकम है वो भी डाइवर्सिफाई करने का हेल्प करेगा पोल्ट्री फार्मिंग। हालांकि अभी हमारा जो लाइव स्टॉक जो रिसोर्सेज है उसमें पोल्ट्री फार्मिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि शेयर है। तो एक और यहाँ पे बात दोस्तों, 3 से 4 केजी की फीडिंग से 2 केजी की मीट यहाँ पे उनकी वेट बढ़ जाती है ब्रोलिंग का। ठीक है, तो ब्रोलर जो होते हैं उनकी वेट 2 केजी बढ़ जाती है यदि 3 से 4 केजी का अच्छी क्वालिटी का फीड्स इसमें प्रोवाइड की जाए। तो काफ़ी एडवांटेज है पोल्ट्री फार्मिंग का। तो डिसएडवांटेज में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे डिसीज भी लगते हैं, जैसे आई थिंक H1N1 जो था वो भी हमारा इसी पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड था। और भी बहुत सारे डिसीजेज लगने की चांसेस ज़्यादा होती हैं यदि अच्छी केयरिंग नहीं करें। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी कुछ गलतफहमियां भी हैं इंडियन सोसाइटी में पोल्ट्री फार्मिंग करने की और उसको यूज करने की, खाने की। तो ये सारी जो गलतफहमियां हैं उसको भी दूर करने की ज़रूरत है इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में आई थिंक बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको काफ़ी यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग होती क्या है। और पोल्ट्री फार्मिंग जो हम 2 टाइप की पर्पज़ होती है, एक तो ब्रोलर्स यूज करते हैं यानी मीट प्रोडक्शन के लिए करते हैं और दूसरी होती है लेयर्स के लिए यूज करते हैं, एग लेइंग की यूज करते हैं। और यहाँ पे पोल्ट्री जो मैनेजमेंट होती है, फार्मिंग मैनेजमेंट होती है, वो भी प्रैक्टिस अच्छे अपनानी चाहिए। इससे क्या होती है पोल्ट्री फार्मिंग की जो यील्ड्स होती हैं वो हमारी बढ़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पे कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।